हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को स्टार्ट करेंगे। किसको? एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम दो सेशन में चलेगा। एक आज, एक नेक्स्ट सेशन। हमारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 पूरा का पूरा हमारा फिनिश हो जाएगा। फिनिश नहीं होगा, फिनिश हो जाएगा। क्या है ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12? बेसिकली ये है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। हम जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? ये वो गवर्नमेंट ग्रांट है जो या तो आपको कैश में मिलता है या तो काइंड में मिलता है। सर समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट ग्रांट आपने सुना होगा कि एलपीजी पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना जी। मेरा होटल चलता है और मैं मान लेते हैं 2 मिनट के लिए 10 सिलेंडर पर मंथ यूज करता हूं, 10 एलपीजी पर मंथ यूज करता हूं। गवर्नमेंट को हमसे लेना चाहिए था, मान लेते हैं 800 के हिसाब से 8000, और गवर्नमेंट ने हमको इस पर सब्सिडी दे रखी है। गवर्नमेंट ने कहा तुम होटल चलाते हो, ले लो हमसे 5000 की सब्सिडी। मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूं लेकिन समझाने के लिए ठीक है। 3000 रुपए आप हमें इन 10 एलपीजीज का दोगे, ठीक है ना। अब मैंने तो दिया गवर्नमेंट को 3000, दैट इज आवर रूटीन वर्क। एक बात बताओ, क्या हमें कैश में कुछ मिला? ठेंगा। क्या हमें काइंड में कुछ मिला? अगेन ठेंगा। इन दोनों ठेंगा होने पर हमें इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में रिकॉग्नाइज नहीं करना है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। या तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज कैश में मिले या तो काइंड में मिले। अब गवर्नमेंट सब्सिडीज को आप इंसेंटिव्स का नाम ले लो, दे सकते हो। गवर्नमेंट ग्रांट का नाम ले लो, ठीक है। सब्सिडीज का नाम ले लो, ठीक है। तो चाहे आप इंसेंटिव्स दो, कैश सब्सिडी दो या काइंड में ले लो, हर तरह के गवर्नमेंट ग्रांट यहां पर कवर होते हैं, चाहे आप नाम कोई भी दे दो। लेकिन इसकी अगर बात करें जिसके लिए ना तो मुझे कोई कैश मिला ना तो मुझे काइंड में बेनिफिट मिला, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के परव्यू में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? हां या ना? तो पहली चीज, समथिंग मस्ट बी रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। चलिए एक काम करते हैं। कहा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कहता है ये 2 कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी, ये 2 कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तो हम चीजों को रिकॉग्नाइज करेंगे। पहला, 2 कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तो गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करेंगे, मेजर करेंगे और डिस्क्लोजर देंगे। गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करेंगे, मेजर करेंगे और उसको डिस्क्लोज करेंगे। सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट भाई हमें कुछ शर्तों के साथ मिलता है, या तो पास्ट में हमने वो शर्तें कंप्लाई कर ली हैं या तो फ्यूचर में हम वो कंप्लाई करेंगे। हम बिजनेस बैकवर्ड एरिया में स्टैब्लिश या अपना सेटअप डालने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है हम इस एरिया को इकोनॉमिकली ग्रोथ होते हुए देखना चाहते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन यहां पर अपना बिजनेस सेटअप डालेगा तो हम जमीन फ्री में दे देंगे या केवल नॉमिनल चार्ज करेंगे। हो सकता है। तो देखो इस केस में गवर्नमेंट ने हमें जमीन दी या तो फ्री में या तो कंसेशनल रेट पे। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ योर गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट किसी भी तरह का हो सकता है। मैंने क्या बोला? किसी भी तरह में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन उसके लिए 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। अब शर्तें, भाई शर्तों के बिना तो गवर्नमेंट हमें ग्रांट नहीं देने वाली। बिना शर्त के गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देने वाली। गवर्नमेंट हमें कोई इंसेंटिव देती है, गवर्नमेंट हमें कोई बेनिफिट देती है, गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, तो कुछ शर्तों के साथ। या तो हमने ऑलरेडी वो शर्तें पूरी कर ली हैं या हमको गवर्नमेंट कहती है ये ग्रांट लो और फ्यूचर में इन शर्तों के साथ हमें आपको ग्रांट देनी पड़ रही है कि आप इन कंडीशंस को फ्यूचर में फॉलो करेंगे। इज इट क्लियर? पक्का ना?
अब आपके दिमाग में एक दो उलझुल सवाल फालतू के आ रहे होंगे, जिसके लिए मैं कोई बात नहीं करने जा रहा। सर मान लीजिए फ्यूचर में हम उन शर्तों को पूरा ना कर पाए, थोड़ा शांत रहें, उस पर टेंशन देने की जरूरत नहीं और मेरी बातों को ढंग से सुने। मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दिया, या तो हमें पास्ट बेसिस पर दिया या तो फ्यूचर में कंप्लाई करने के लिए दिया होगा कि ये ग्रांट ले लो और फ्यूचर में अपनी कंडीशंस ऐसे सेटअप करना अपना और इस तरह से अपना बिजनेस चलाना। उन बेसिस पर हमको गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया। दूसरा, पहली कंडीशन रीजनेबल एश्योरेंस एग्जिस्ट दैट द कंडीशन विल बी कंप्लाइड। ईदर द कंडीशंस हैज ऑलरेडी बीन कंप्लाइड और इट विल बी कंप्लाइड। रीजनेबल एश्योरेंस मस्ट बी देयर। तो पहली कंडीशन है रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए कि जो कंडीशंस हमारे ऊपर थोपी गई हैं, इंपोज की गई हैं, उन कंडीशंस को हम अप्लाई कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहली चीज। और दूसरा, जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है या मिलेगी कंडीशन पूरी करने पर, उसका एश्योरेंस है दैट यस डेफिनेटली द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट विल बी कलेक्टेड और विल बी रिसीव्ड। तो दो कंडीशंस याद रखेंगे आप, पहला कि आप कंडीशंस को पूरा कर लेंगे, दूसरा गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलेगी ही मिलेगी। दो कंडीशंस होने पर ही हम देखते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट को अब हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करना है, मेजरमेंट करते हुए, और उसको डिस्क्लोज करना है। कैसे करना है, हम लोग धीरे धीरे उस चीज पर आते हैं, ठीक है ना। अब जब भी गवर्नमेंट ग्रांट की बात होगी, लाइन बाय लाइन चलते हैं। या तो कुछ एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, गवर्नमेंट ग्रांट आपके बैलेंस शीट और पीएल कहीं भी जा सकती है। पहले तो ये माइंड में सेट कर लो, सर ये क्या बात होती है। आप गवर्नमेंट ग्रांट यहां भी दिखा सकते हैं, आप ना गवर्नमेंट ग्रांट यहां भी दिखा सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं आप, ये अजीबो गरीब बात है, कुछ भी मतलब जो मन में आए वही नहीं। यहां पर भी आप गवर्नमेंट ग्रांट दिखा सकते हैं और गवर्नमेंट ग्रांट यहां पर भी शो कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स। हमें यही जानना है कि गवर्नमेंट ग्रांट को हम कैसे शो करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ग्रांट कैन बी डिस्क्लोज इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनीवेयर, ईदर इट इज अ पार्ट ऑफ द पीएल और इट कैन बी अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ग्रांट आपको कैश में भी मिल सकता है और गवर्नमेंट ग्रांट आपको काइंड में भी मिल सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट आपको कैश में भी मिल सकता है और गवर्नमेंट ग्रांट आपको काइंड में भी मिल सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग ही वहीं से किया था कि गवर्नमेंट ग्रांट आपको कैश में मिल रहा है या काइंड में मिल रहा है। काइंड में यस, या तो गवर्नमेंट ग्रांट आपको कैश में मिलेगा या तो काइंड में मिलेगा। अगर कैश में मिल रहा है तो हो सकता है कि ये स्पेसिफिक एसेट से बिलोंग करता हो या रेवेन्यू से बिलोंग करता हो। रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर से बिलोंग करता हो। चलो अब हम एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि यहां पर हम काइंड में लिख सकते हैं लैंड, गवर्नमेंट हमको जमीन दे सकती है। काइंड में गवर्नमेंट हमको सब्सिडी के तौर पर क्या दे सकती है, जमीन दे सकती है। अगर मैं केवल इन चीजों की बात करूं, स्टार्ट करूं। गवर्नमेंट ने हमको ग्रांट दिया, कहा कि अगर आप ये प्लांट एंड मशीनरी लगाएंगे, या इस तरह का बिजनेस लगाएंगे, तो एसेट पर एक काम करना, 30% हमसे ग्रांट ले लेना। एसेट पर हमसे 30% ग्रांट ले लेना। अगर अब मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीदता हूं 1 करोड़ रुपए की, तो मुझे इस पर गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी 30%, यानी कि 30 लाख। बात समझ में आई। दो चीजें हमेशा याद रखेंगे कि हम जो कंडीशंस हमारे ऊपर इंपोज की जाएंगी, दोस कंडीशंस विल बी कंप्लाइड एज वेल एज द गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट। इज इट क्लियर? तो ये दो कंडीशंस तो फुलफिल होंगी। अगर उन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो गवर्नमेंट ग्रांट को यहां पर रिकॉग्नाइज करने से कोई मतलब नहीं, उसका तरीका फिर दूसरा है, आएंगे उस पर भी। स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड है सर लायबिलिटी, अभी थोड़ा सब्र करो। रेवेन्यू की बात अगर मैं बोलूं,
तो ये इनकम से भी रिलेट हो सकता है और एक्सपेंडिचर से भी रिलेट हो सकता है। मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि आप क्या काम करते हो, मैंने कहा शुगर कंपनी है मेरी, हम चीनी बनाते हैं, और अगर मैं चीनी बनाता हूं, मैं मार्केट में उसको सेल करता हूं 50 रुपए किलो। गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, 10 रुपए तुम मत वसूलो क्लाइंट से, कस्टमर से, आप पब्लिक से 40 रुपए वसूलो। तो अब मैं क्या करूंगा, लोगों से कितना चार्ज करना स्टार्ट कर दूंगा, 40 रुपए, क्योंकि किसने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, ठेंगा। अरे भैया जब मेरी कॉस्ट नहीं आएगी, प्रॉफिट नहीं आएगा, मैं बिजनेस कैसे चलाऊंगा, मैं गवर्नमेंट से करूंगा। तुम तो कुछ भी कह दो, तुम कहोगे 40 तो 40, 30 कहोगे तो 30, हमारा तो बिजनेस चल चुका। भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें हमारा पैसा वापस देना। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, ये 10 रुपए मुझसे कंपनसेट कर लेना। अब एज अ बिजनेसमैन मैं शुगर का प्रोडक्शन करता हूं, शुगर का मैन्युफैक्चर करके मैं उसको मार्केट में सेल करता हूं, तो मैं 40 रुपया तो अपने कस्टमर से लूंगा और 10 रुपए गवर्नमेंट से लूंगा। इज इट क्लियर? तो देखो ना, इनकम से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड हो सकता है। चलो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, तुम शुगर कंपनी चलाते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, जितनी भी सैलरी अपने एम्प्लॉयज को देते हो ना, उस सैलरी का 40% हमसे ले लेना। सोचो, सैलरी का 40% हमसे ले लेना, ये डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना। यहां अगर आपको ये खर्चा करते हैं तो उसका 40%, 50% या 100% हम आपको कंपनसेट करेंगे। तो कहने का मतलब ये एक्सपेंडिचर से भी बिलोंग कर सकता है, ये इनकम से भी रिलेट कर सकता है, ये स्पेसिफिक एसेट से भी रिलेट कर सकता है। अच्छा, लायबिलिटी की बात आई नहीं, थोड़ी देर में हम उसकी भी बात करते हैं, ठीक है ना। लायबिलिटी डजंट मीन एट ऑल दैट वी आर जस्ट ट्राइंग टू से इट एक्चुअल लायबिलिटी, माइट बी इट बिकम्स एन एक्चुअल लायबिलिटी। सर आप थोड़ा घुमा फिरा कर बात करें, थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं, धीरे धीरे ही चीजें क्लियर होंगी, कब एसेट, कब लायबिलिटी, कब इनकम, कब एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? और अगर फ्यूचर में हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई, फ्यूचर में अगर हम कंडीशंस कंप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो हमें उन चीजों को वापस या गवर्नमेंट ग्रांट को रिफंड भी करना पड़ता है, जो कि आज के सेशन में तो पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट सेशन में तो हम उसको करेंगे ही करेंगे। अच्छा, कैश में मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिल सकता है या काइंड में मिल सकता है, और अगर मुझे कैश में मिला है, या तो वो स्पेसिफिक एसेट से रिलेट करेगा, या तो वो एक्सपेंडिचर या इनकम से रिलेट करेगा, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट होगी। अगर वो स्पेसिफिक एसेट से रिलेट करता है तो हो सकता है कि वो डेप्रिशिएबल एसेट हो, जिसके लिए मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, या हो सकता है वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हो। बोलते क्यों नहीं? फिर सर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट लैंड है, मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट अगर हमें काइंड में बेनिफिट देती है तो हो सकता है वो लैंड हो, उसको कितने पर शो करेंगे, दैट इज अनदर मैटर। हो सकता है गवर्नमेंट ने हमको जो गवर्नमेंट ग्रांट दी है स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड, वो हमें कैश में बेनिफिट दिया हो, जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेट करता हो, कंसेशनल रेट पर दिया हो, ठीक है ना। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो डेप्रिशिएबल भी हो सकता है, डेप्रिशिएबल एसेट पर भी दिया सकता है और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पर भी दिया जा सकता है। दूसरा, अगर हमें काइंड में कोई बेनिफिट दिया गया हो तो या तो ये, चलो यहीं पर कर लेते हैं, कंसेशनल रेट पर दिया हो, सेंसेशनल रेट नहीं, कंसेशनल रेट पर दिया हो, या फिर गवर्नमेंट ने हमें वो एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट दी हो। हमारे सामने ये सिचुएशंस हैं, हमारे सामने ये सिचुएशंस हैं, अब हमें इन सिचुएशंस को डील करना है, कोप अप करना है। हमें अकाउंटिंग सीखनी है गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड। अगर गवर्नमेंट ने हमें डेप्रिशिएबल एसेट पर दे रखा है कोई गवर्नमेंट सब्सिडी, हमें सब्सिडी मिली है डेप्रिशिएबल एसेट पर, तो इसको शो करने के दो तरीके, तो इसको शो करने के हमारे पास दो तरीके होंगे। कौन कौन से दो तरीके होंगे? ये बैलेंस शीट और ये पीएल, ढंग से सुनेंगे, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, चलो ऐसे ही बताते हैं। थर्ड ईयर जरूरत पड़ी तो हम यहां पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक एसेट खरीदी, फिक्स्ड एसेट, हमने खरीदी 100 रुपए में, हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया पहले साल 10 रुपए, बचा कितना, 90। तो डेप्रिसिएशन कितना आया हम भूल जाते हैं कि इस पे कोई गवर्नमेंट सब्सिडी जुड़ी हुई है। अगले साल ओपनिंग बैलेंस फिर आ गया हमारे पास 90, और फिर मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मान लेते हैं 9, बचा कितना, 81।
तो अगले साल फिर डेप्रिसिएशन मैंने यहां लिख दिया 9 रुपीज। बोलो ना क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए मान लेते हैं इस फिक्स एसेट पर गवर्नमेंट ने हमको कोई सब्सिडी दे दी, मान लेते हैं 40 रुपीज दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 40 रुपए दे दिए। गवर्नमेंट ने अगर हमारे पास हमको इस एसेट पर 40 रुपए दे दिए तो बताओ हमें फिक्स एसेट कितने पर शो करनी चाहिए? द एसेट इज डेप्रिशिएबल नेचर। तो एक काम करते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट आ गया 40 रुपए का, तो अब हमारे पास एसेट कितने की हो गई? 60। कितने की हो गई? 60। कहीं कोई कंफ्यूजन ना। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने गवर्नमेंट ग्रांट ली ही नहीं थी, तो गवर्नमेंट ग्रांट का कोई सिस्टम ही नहीं था, वो नॉर्मल जो आज तक आप लोग करते आए थे वही कर रहे थे। फिर आते हैं इस 60 में से डेप्रिसिएशन पहले साल का चार्ज हो गया 6, तो बचा कितना? 54। कितना बच गया? 54। थोड़ा क्लैरिटी ले आ देते हैं, कितना बचा? 54। बोलते क्यों नहीं? यस सर। अब हमारे पास पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आया? 6। ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया? बचा कितना? 5.4। कोई दिक्कत है क्या? 48.6। तो हमारे पास दूसरे साल का कितना आ गया डेप्रिसिएशन? 5.4। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप तो कह रहे थे कि ये 2 तरीकों से सॉल्व होगा। दिस वाज द फर्स्ट वे टू डिडक्ट डायरेक्टली द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम योर फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू से सीधे सीधे डिडक्ट कर दो, बात खत्म हो गई। जितनी लाइफ बची है, जितना आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, उसी तरह से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। चलिए इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से कर सकते थे। सर इसमें कौन सा तरीका है? हम लोग देखो पहले साल का कितना आया? 6 और दूसरे साल का कितना आया? 5.4। मानते हो ना इस चीज को? बिल्कुल मान रहे हैं सर, हटा सकते हैं? यस। अब आते हैं सेकंड मेथड यूज करते हैं। सेकंड मेथड क्या है? फिक्स एसेट आपकी है 100, गवर्नमेंट ग्रांट माइनस करने के बजाय हमने यहां पर लिख दिया 40। इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग इट आउट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट वी क्रेडिटेड इट इन आवर बैलेंस शीट। देखो ना आ गया, लायबिलिटी साइड आ गया, लायबिलिटी साइड आ गया भाई। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, हाउ मच? 10। ये मानते हुए हमारे पास तो एसेट है ही नहीं। भाई ध्यान से सुने, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप साथ साथ लिखेंगे तो आपकी मर्जी, एग्जाम पास करना है या ना पास करना है दैट इज अप टू यू। मेरा पर्पस है आपको समझाना, तो यहां पर कंसंट्रेट करेंगे वो ज्यादा फायदा मिलेगा। नहीं तो लिख रहे हो लिखो, साथ साथ लिखो, लिखी हुई चीजें तो किताबों में भी हैं। अब मैंने डेप्रिसिएशन यहां पर लिख दिया पहले साल का 10 रुपए, जब हमें ग्रांट नहीं मिल रही थी। पहला वही किया था, दूसरा हम लोगों ने ग्रांट के साथ ये निकाला था आंसर। अच्छा अब हमारे पास फर्स्ट ईयर के एंड में कितना बचा? सर 90। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। यहां पर आप ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट में। कितना? 10% इस पर लगा है तो 10% आप इस पर भी लगा दें। बचा कितना? 36। अब ये 4 रुपए कहां चला जाएगा? पीएल के क्रेडिट में। देखो पहले साल में हमारा गवर्नमेंट ग्रांट मिलने पर 6 रुपए का पीएल में दिखाया गया था, 6 रुपए पीएल में डेबिट हुआ था। और अब देखो अभी भी 6 रुपए ही पीएल में, 6 रुपीज ही पीएल में डेबिट हुए हैं। कोई नई चीज नहीं है। When we were deducting the amount of government grant out from the total value of asset, then also the first year's depreciation comes out ₹6. And if we are not deducting it and showing it as a liability, or you can say reserve, or you can say deferred revenue expenditure. What? Deferred revenue expenditure. Have you heard the name of this one thing? यस सर, हम लोगों ने तो नाम सुन रखा है डेफर्ड रेवेन्यू। देखो ना, हमने गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड रेवेन्यू माना और 40 रुपए हमने लायबिलिटी साइड दिखा दिया, उसको डिडक्ट ना करके यहां पर शो कर दिया। और 10% अगर डेप्रिसिएशन है तो 10%, 10% आपका इस पे भी जाएगा। ये आपका पीएल के डेबिट में, तो ये आपका पीएल के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है ना? चलिए सर देखो ना, पहले भी क्रेडिट साइड में हमारा कितना था? 40। पहले भी क्रेडिट साइड में कितना था? 40। अभी भी क्रेडिट साइड में कितना है? इधर का क्रेडिट और इधर का क्रेडिट 40। पहले भी डेबिट में कितना था? 100। और अभी भी देखो तो हमारे पास अभी भी दोनों का ऐड कर लो, डेबिट डेबिट, तो अभी भी 100 ही आएगा। हमने कुछ किया नहीं है, डेबिट को डेबिट में ही रखा, क्रेडिट को क्रेडिट में ही रखा। अंतर ये एक जगह से निकालकर उसको दो जगह बांट दिया। चलो ओपनिंग बैलेंस ले आते हैं। नाउ इट कम्स आउट टू ₹90 एंड अगेन वी विल डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, दैट कम्स आउट टू 9।
and here the amount of depreciation would be rupees 9. Again, the opening balance of government grant will be shown at rupees 36 and we will transfer the 10% just like your depreciation 3.6 from here. कितना आ जाएगा 32.4 and government grant रिटर्न ऑफ हो जाएगा, रिटर्न ऑफ आप राइट ऑफ कहो या राइट ऑन कहो, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्रेडिट साइड यहां ये रिटर्न ऑफ होता है, ये रिटर्न ओवर होता है। चलो देखो ना, सेकेंड ईयर का कितना आया था डेप्रिसिएशन जब हम डायरेक्टली डिडक्ट करके दिखा रहे थे 5.4 और अभी भी देखो तो ये 5.4 ही आ रहा है। फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा था 6, वो फर्स्ट ईयर में 6। देखो ना दोनों मैच कर रहे हैं। आप चाहे नेट मेथड यूज करो चाहे ग्रॉस मेथड यूज करो, वो आपके ऊपर है। देयर आर टू मेथड्स टू डिस्क्लोज द गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स और दोनों मेथड आप लोगों ने देख लिया। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया कि गवर्नमेंट ग्रांट मिल ही नहीं रही थी और जब गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिल रही थी तो ये था, केवल ये था और ये था, गवर्नमेंट ग्रांट का कोई लोचा नहीं था। और अगर गवर्नमेंट ग्रांट आ गई या तो आप डिडक्ट करके डायरेक्ट डेप्रिसिएशन निकालना शुरू कर दो या उसको लायबिलिटी साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए उस पर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दो। हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स की बात करें, इसको मैं हटाने जा रहा हूं। मैंने इस पे बताया दो मेथड्स, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। अब याद रखेंगे वो नेट एसेट और ग्रॉस एसेट एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये याद रखेंगे आप और दोनों के एग्जाम्पल साथ साथ में दे देंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि करना क्या है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स की अगर हम बात करें, अगर हम नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स की बात करें तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, भाई सीधी सी बात है ना भाई। अब आपका एसेट में से माइनस तो होने से रहा, एसेट में से माइनस करेंगे, मान लीजिए 100 की एसेट थी, 40 आपको कंट्रीब्यूशन मिल गया या गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई, तो आप एसेट को 60 60 पर आप दिखा सकते हो। या सीधे उसको डेफर्ड रेवेन्यू में ना ले जाकर आप कैपिटल रिजर्व दे दिखा दो, क्योंकि उसको राइट ऑफ नहीं करना है। आप उसको सीधे सीधे कैपिटल रिजर्व का हिस्सा बना सकते हो, बात खत्म। उसको सीधे सीधे कैपिटल रिजर्व का हिस्सा बना लो, बात खत्म। लेकिन मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट ग्रांट हमेशा कुछ शर्तों के साथ मिलती है और अगर हमें कुछ शर्तें पूरी करनी हो, इफ स्टिल कंडीशंस आर टू बी फुलफिल्ड, देन मैचिंग कंसेप्ट जो अभी तक हम बता रहे थे, सिस्टमैटिकली काम पूरा होता जाए, आप अपना निकाल करके कहां ट्रांसफर करते जाओ, शो करते जाओ पीएल में। मैचिंग कंसेप्ट एंड ट्रांसफर टू योर पीएल अकाउंट ग्रेजुअली, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे से ये समझ लो, अगर कोई गवर्नमेंट आपको नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स पर कोई गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो ट्रांसफर इट डायरेक्टली टू योर कैपिटल रिजर्व इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग अहेड। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इन दो चीजों की पहले बात करेंगे, बाद में इसकी बात करने जा रहे हैं। चलो साथ साथ बात ही करते हैं, इसी को ही बात कर लेते हैं। मैं ये हटा दूं। अगर रेवेन्यू नेचर की गवर्नमेंट ग्रांट है तो या तो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगी, आपने जितना भी एक्सपेंडिचर किया है उस पर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल जा रही है, तो एक्सपेंडिचर को कम कर दो, माइनस कर दो। भाई मान लो एक्सपेंडिचर सैलरी मैंने की 10 लाख रुपए और गवर्नमेंट ने कहा जितना भी सैलरी तुमने दिया उसका 40% हमसे लेना है, 4 लाख ले लो गवर्नमेंट ग्रांट, तो हमने 4 लाख रुपए माइनस कर दिया, सीधे सीधे एक्सपेंडिचर मेरा कम हो गया। या तो हम कर सकते हैं उसको क्रेडिट भी कर सकते हैं, पीएल के क्रेडिट में दिक्कत क्या है? नहीं, हमें बताओ दिक्कत क्या है। हम 10 लाख रुपए सैलरी को पीएल के डेबिट में लिख दे रहे हैं और 4 लाख रुपए सीधे सीधे पीएल के क्रेडिट में गवर्नमेंट ग्रांट लिखते हुए कर दे रहे हैं। दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, प्रॉब्लम कितने है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इनकम से रिलेटेड है,
तो अगर हमने कहा चीनी अगर हम 40 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए गवर्नमेंट से हमको मिलने वाली है सब्सिडी, तो गवर्नमेंट से 40 रुपए प्लस 10 रुपए सब्सिडी, 50 रुपए की सेल दिखाएंगे, 40 रुपए कस्टमर से और 10 रुपए गवर्नमेंट से। वो तो आप पीएल में क्रेडिट करोगे ही करोगे। इज इट क्लियर? पक्की बात है, समझ में आया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इनकम से रिलेट है तो इनकम साइड में दिखा दो, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है तो एक्सपेंडिचर को कम कर लो या एक्सपेंडिचर को पूरा दिखा दो और इनकम साइड में अपनी गवर्नमेंट ग्रांट दिखा दो, बात खत्म हो गई। ये तो बहुत आसान था सर, इनका रेवेन्यू नेचर में तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, या तो एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो गवर्नमेंट ग्रांट, या फिर क्रेडिट गवर्नमेंट ग्रांट इन पीएल, ये आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो। आते हैं कंसेशनल रेट और फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं। कंसेशनल रेट या फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट को हमें जमीन देनी थी, अगर मैं मार्केट से खरीदता तो 20 लाख रुपए की पड़ती, गवर्नमेंट ने कहा ले लो ये 8 लाख रुपए में जमीन हमसे, कितने में? 8 लाख रुपए में जमीन ले लो। इट मींस द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज गवर्नमेंट ग्रांट। और हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि नॉर्मली एसेट्स आर टू बी शोन इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट देयर एक्चुअल कॉस्ट। हम लोग ये तो जानते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से, एसेट आर टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट देयर एक्चुअल कॉस्ट, एट देयर एक्विजिशन कॉस्ट, एट देयर कंस्ट्रक्टेड कॉस्ट। तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है उस पर दिखाओ, एक्विजिशन कॉस्ट है उस पर दिखाओ। तो कितने पर दिखाएंगे? अगर 20 लाख की जमीन हमें 8 लाख पर गवर्नमेंट दे रही है तो विल शो इट एट रुपीज 8 लाख, सीधे सीधे 20 लाख में तब नहीं दिखाएंगे। और ना ऐसा करेंगे 20 लाख दिखाकर माइनस 12 लाख करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये भी खुरापात चल रही है तो आप उसको निकाल बाहर करें। मैंने कहा अगर हमें गवर्नमेंट ने 8 लाख रुपए की कोई जमीन दी है, प्लेनली शो इट एट रुपीज 8 लाख इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। शो इट एट एक्विजिशन कॉस्ट, जितने में मिला है, कंसेशनल रेट में यानी रिड्यूस्ड कॉस्ट पे। लेकिन अगर आपको 20 लाख की जमीन गवर्नमेंट ने शून्य में दे दी, जीरो में दे दी, नल बटे सन्नाटे में दे दी, आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया और गवर्नमेंट ने आपको वो जमीन दे दी, तो अब आप उसको कैसे शो करोगे? सर शो करने की जरूरत कितने है? आप ना बैलेंस शीट में यहां पर लैंड अगर आपको 20 लाख की 8 लाख में मिल रही है तो 8 लाख पे शो कर दो, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? और अगर नहीं देना पड़ रहा है इसको तो क्या जरूरत है शो करने की? आप बताइए सर, आप ना अजीब बात करते, क्या जरूरत है शो करने की? अब जब जीरो है तो जीरो पर शो करेंगे कोई एसेट। आपने बैलेंस शीट में किसी की वैल्यू, एसेट की वैल्यू को जीरो पर शो होते हुए देखा है? नहीं ना, वहां से हटा देते हैं ना हम लोग। मत दिखाओ बैलेंस शीट में, अरे 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 आप गलती कर रहे हो। सर अब इसमें कौन सी गलती कर दी? गलती ये की मोहब्बत की जमाने से बगावत की, जमाना कर ले अब कुछ भी, जी हाँ जी, की तो अब आपने यहां गलती की। कौन सी गलती कर दी? जमीन अगर आपको कंसेशनल रेट पर 8 लाख में मिल रही थी, if you were purchasing it at rupees 20 lakhs from the market, you were showing it at rupees 20 lakhs. But now if the government is giving you a grant of rupees 12 lakhs and the cost of the land comes out to rupees 8 lakhs, then we are showing it at rupees 8 lakhs. No way is the problem. But if the government is giving you the land at free of cost, then तब आप उस जमीन को आप कितने पर शो करेंगे? प्रॉब्लम आई? अब मैं बताता हूं। 100 रुपए पर, 10 रुपए पर, 1000 रुपए पर, जहां मर्जी जैसी मर्जी वैसे ही शो करो। ये अब आपके ऊपर है, आप जमीन को 100 रुपए पर शो करना चाहते हैं, 10 रुपए पर शो करना चाहते हैं, 1000 रुपए पर शो करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी। आप ना जमीन को शो करो, जरूर करो, लेकिन एट नॉमिनल वैल्यू। कितने पर? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कैन बी ₹10, 100 और 1000, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज और नेचर ऑफ द बिजनेस। तो आप शो करो, शो करो। क्यों सर, जरूरत क्या है? मैंने कहा ना गलती की अगर आप नहीं शो करेंगे। क्यों? कोई भी बंदा आपकी बैलेंस शीट देखेगा, आपके पास जमीन है 20 लाख रुपए की, यू possess द वैल्यू ऑफ लैंड ऑफ रुपीज 20 lakhs, इट हैज अ वर्थ ऑफ रुपीज 20 lakhs, but it is not shown by your financial statement and the readers of the financial statement will think that you are landless, you don't have any fixed asset,
आपके पास तो जमीन है ही नहीं, लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर 100 रुपए की जमीन आप दिखा देंगे तो लोग कहेंगे 100 रुपए की जमीन, दे विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि आपको ये 100 रुपए में जमीन मिली कहां से। और जब उनको पता चलेगा गवर्नमेंट ने इसको बैकअप दिया है, पुशअप किया है, दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट द अमाउंट इन योर बिजनेस। तो वो चाहेंगे कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट का बैकअप मिला हुआ है, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडीज दी हैं, आपने कंडीशंस को पूरा किया है, और आपकी वैल्यू उतनी नहीं जितनी की बैलेंस शीट में दिख रही है, बल्कि आपकी वैल्यू उससे कहीं अच्छी है, और आपको मार्केटिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दिक्कत नहीं होगी आपके बिजनेस को आगे बढ़ने में। अब समझ में आया? तो अल्टीमेटली वी विल हैव टू शो इट एट ₹10, 100 और 1000 रुपीज, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ मेरे पास जमीन है। और अगर उनको दिखेगा 100 रुपए की जमीन है तो वो जरूर सोचेंगे या जानना चाहेंगे कि 100 रुपए की जमीन कहाँ से आ गई। और हम चाहें तो लैंड की मार्केट वैल्यू ब्रैकेट में यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई लोड नहीं है, शेड्यूल ने कहा नहीं है, ठीक है ना। हमें भी अगर कोई बैलेंस शीट दे देगा और वहां पर लैंड लिखी हुई मिल जाएगी 100 रुपए की, तो मुझे भी पता, मैं भी पता करूंगा कितनी जमीनें कहां से मिली और क्यों 100 रुपए में मिली, जबकि ये डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं होती, तो वहां पर मुझे पता चल जाएगा। अब बात समझ में आई? तो कहा गया अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो एट नॉमिनल वैल्यू। ये क्या दिक्कत आई? और हमें नहीं लगता अब तक जितना भी कुछ मैंने आपको बताया उसमें किसी को भी किसी भी तरह की कहीं पर भी दिक्कत आई हो ना। चलिए सर कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उससे चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। चलिए मैं अभी आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बेसिकली इन 2 मेथड से। जो मैंने ये मेथड्स बताए थे ना, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2 डेप्रिशिएबल एसेट्स पर, उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। बाकी चीजें पता चल गई कि अगर रेवेन्यू से रिलेटेड है या तो एक्सपेंडिचर से डिडक्ट कर दो, या तो क्रेडिट साइड दिखा दो, और क्रेडिट से रिलेटेड है तो क्रेडिट साइड दिखाना ही पड़ेगा। अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया तो कंसेशनल रेट पर मिला है तो उसी वैल्यू पर दिखा दो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो नॉमिनल वैल्यू पर दिखा दो, नथिंग एल्स। और अगर हमें डेप्रिशिएबल एसेट्स मिली है तो या तो डेप्रिशिएबल एसेट्स पहले मेथड से दिखाओ या तो दूसरे मेथड से दिखाओ। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, बल्ले बल्ले। पूरा मेथड अभी तक तो यही कहा। हटा रहा हूं, इसको नोट करना है, नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ये शो नहीं करता, उसको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डील नहीं करता। तो ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नोट में आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 1, जरा ढंग से सुने। Z लिमिटेड परचेज फिक्स्ड एसेट 50 लाख में, कितने में? 50 लाख में उसने खरीदा है। लाइफ है उस एसेट्स की 5 साल, इसका मतलब डेप्रिशिएबल एसेट्स है। सैल्वेज वैल्यू है 5 लाख, ठीक है, आगे बढ़ो। गवर्नमेंट ग्रांट मिला है इस पर हमको 10 लाख रुपए। बस अब जरा देखते हैं इसको हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। ईयर 1 की बात करते हैं तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसे गए मेरी जेब से। कितने रुपए गए होंगे भाई साहब? 50 लाख पूरे गए। मेरे यहां से 50 लाख गए, तुरंत हमको गवर्नमेंट से 10 लाख रुपए मिल गए। तो आप लिख लें बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट एंड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 डिफरेंट एंट्रीज विल पास 1 जर्नल एंट्री 10 लाख। देखो ना, अब आपके पास फिक्स एसेट कितने की शो हो रही है? अब आपके पास फिक्स एसेट केवल और केवल 40 लाख की शो हो रही है। 50 लाख डेबिट और 10 लाख क्रेडिट। तो नेट मेथड हो गया ना। ये देखो ना, फिक्स एसेट डेबिट हुआ था 50 लाख का और फिक्स एसेट मैंने क्रेडिट कर दिया
गवर्नमेंट ग्रांट से 10 लाख रुपए, तो हम नेट मेथड लेकर के चल रहे हैं, देखो ना, ठीक। फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। सर कितना? तो आपको मालूम है एसेट्स की दाम है 40 लाख, जिसमें से सैल्वेज वैल्यू है 5 और लाइफ है 5 साल, तो हमारे लिए 7 लाख रुपए डेप्रिसिएशन होगा। कितना? 7 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, तो विल राइट इट एट ₹7 लाख। साल के अंत में पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। दिस इज द जर्नल एंट्री ऑफ फर्स्ट ईयर। नाउ इन द सेकंड ईयर, ईयर 2 में हम लोग एसेट दोबारा नहीं खरीदने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट दोबारा नहीं मिलने जा रहा, तो ये दो एंट्रीज तो होंगी नहीं, यानी सीधे हम लोग डेप्रिसिएशन से जर्नल एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अगेन फॉर विद ₹7 लाख, क्योंकि एसएलएम मेथड है, और इसको हमने ट्रांसफर कर दिया पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 7 लाख। ऐसे ही कई सालों तक, 5 सालों तक ये एंट्री होती रहेगी। अगले साल ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा फिक्स एसेट का 40 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, सॉरी ये हटा दे, चलो भाई, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का, वो तो हमने लिखा ही नहीं, कितना हो गया 33। सेकेंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा फिक्स एसेट का 33 माइनस डेप्रिसिएशन अगेन 7 लाख। खत्म। फर्स्ट मेथड इज ओवर नाउ। सर दिक्कत क्या है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, मैंने कब कहा किसी को दिक्कत होगी? ये बैलेंस शीट फर्स्ट मेथड से, यहां ऑप्शन 1 आप लिख देंगे, ऑप्शन 1 लिखा है ना, ऑप्शन 1 लिख देंगे। इज इट क्लियर? सर एक बात बताइए, ऑप्शन 2 से हम कैसे करेंगे? सो सिंपल। क्या जर्नल एंट्री में कोई चेंजेस होंगे? हम तो सीधे इसको ऐसे दिखा सकते हैं ना, देखना इधर, बिल्कुल कॉपी नहीं छूटनी, मतलब कॉपी छूट जानी चाहिए। सेकंड मेथड हम क्या दिखा सकते हैं? एंट्रीज में कोई चेंजेस होंगे क्या? आप देख कर बताओ, एंट्रीज में कोई चेंजेस होंगे क्या? आप सीधे फिक्स एसेट लिख दो 50, और यहां पर गवर्नमेंट ग्रांट माइनस ना करके कहां लिख दो? यहां लिख दो। अरे जर्नल एंट्री तो यही होंगी ना भाई, जर्नल एंट्री में कोई चेंजेस होगा क्या? अरे मैंने पूछा क्या जर्नल एंट्री में कोई चेंजेस होगा? आपका जवाब हाँ में है, नहीं सर ना में। अरे इंसानों, गलत बोल रहे हो। जर्नल एंट्री से ही तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अगर इन जर्नल एंट्री से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो इस जर्नल एंट्री में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। सर तो क्या करेंगे? क्या मैंने फिक्स एसेट को क्रेडिट किया है? क्या मैंने फिक्स एसेट को, यस, अगर आपने फिक्स एसेट को क्रेडिट किया है तो ये डिडक्ट होगा ही होगा, कोई इसको डिडक्ट होने से नहीं रोक सकता। तो अब आप सोचें कि इन जर्नल एंट्रीज से ये बैलेंस शीट बना दे तो ठेंगा, कभी कुछ नहीं होने वाला। एंट्रीज से ही तो बैलेंस शीट बनती है। अरे एंट्री में फिक्स एसेट लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में, तो फिक्स एसेट को कम करो ना। तुम्ही ने तो यहां फिक्स एसेट को 10 को क्रेडिट किया है, डेबिट किया था 50, क्रेडिट किया 10, तो एसेट को तो 40 में दिखाना पड़ेगा। और अब ऐसे कैसे दिखा दोगे? फिक्स एसेट 50 कैसे दिखा दोगे जब यहां फिक्स एसेट क्रेडिट में 10 किया हुआ है? तो इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग द अमाउंट, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग द फिक्स एसेट अकाउंट विल क्रेडिट द गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। ओके, ये करना पड़ेगा, ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ। दिस इज योर सेकंड मेथड। अब समझ में आया दोनों में फर्क? ये नहीं कि सब सेम हो जाएगा, सेम नहीं, सेम हो जाएगा। तो आप यहां पूरा लिख दो, गवर्नमेंट ग्रांट कितना 10। अब ये आपका बना 50 डेबिट 10 क्रेडिट। अब ठीक है, और जो जिसका नाम है वो उसी नाम से जाना जाता है। तो अब बताओ पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना? सर 50 में ना 5 जाएगा सैल्वेज, तो बचा 45 डिवाइडेड बाई 7 लाख, 5 साल तो 9 लाख रुपए। कितना भाई? एसेट का दाम कितना, सैल्वेज वैल्यू कितनी, लाइफ कितनी, तो कितना आया डेप्रिसिएशन? 9 लाख। बचा कितना? अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट को भी तो राइट ऑफ करना है। कैसे करेंगे?
सर इसको हम 5 सालों में राइट ऑफ कर रहे हैं, कितने सालों में? 5 सालों में, तो इसको भी 5 सालों में राइट ऑफ करो। 2 लाख निकालो यहां से, कितना? 2 लाख, तो बचेगा कितना? 8। मेरी बात ढंग से समझना। हम एक काम करते हैं, इसको फिक्स एसेट रहने देते हैं और यहां पर सेकंड मेथड अलग से सॉल्व कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है ना? यस सर। तो सबसे पहले फिक्स एसेट खरीदी गई है, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाउ मच? 50 लाख। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिली, तो मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। हमने फिक्स एसेट को क्रेडिट नहीं किया, ठीक है ना? हमने गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट कर दिया, कितना? 10 लाख। 50 अपनी जगह, 10 अपनी जगह। अब मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन तो हम फिक्स एसेट पर चार्ज करते हैं, और फिक्स एसेट है कितनी? 50 लाख। उसमें से सैल्वेज वैल्यू माइनस कर दो, 5 लाख। 45 लाख डिवाइडेड बाई 5 साल, यानी 9 लाख का हमारा डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में आ गया। वो मैंने यहां पर दिखा दिया। अब बताओ, गवर्नमेंट ग्रांट को भी तो राइट ऑफ करना है, तो खत्म करो गवर्नमेंट ग्रांट को और इसको ट्रांसफर कर दो पीएल अकाउंट में, कितना? 5 साल में, यानी 2 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करो, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, कितना? 9 लाख। तो पीएल में डेबिट हो जाएगा हमारा, पीएल में डेबिट हो जाएगा, कितना आ जाएगा पीएल में? देखो 9 में से 2 गया 7। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना था? 7, और अभी भी कितना है नेट इंपैक्ट? 7। 0 बटा सन्नाटा। अल्टीमेटली द नेट इंपैक्ट विल बी द सेम, अल्टीमेटली द नेट इंपैक्ट विल बी द सेम, ईदर बाय यूजिंग दिस वन मेथड और बाय यूजिंग द सेकंड वन मेथड। चाहे आप ये मेथड यूज करो, चाहे आप ये मेथड यूज करो, दोनों मेथड से अल्टीमेट इंपैक्ट आपका यही आएगा। देखो ना, डिफरेंस कितना है? 33 यहां पर फिक्स एसेट दिख रही है, अब कितना दिख रहा है? 41 माइनस 8, 33 अभी भी शो हो रहा है। इज इट क्लियर? पक्का? तो ये ना कर देना कि इस एंट्री को करके ये मेथड यूज कर लेना। इस एंट्री को करने से हमेशा फर्स्ट मेथड और इन एंट्रीज को करने से हमेशा सेकंड मेथड। चलो भाई, सेकंड ईयर की बात करते हैं। क्या होगा सेकंड ईयर में? सीधे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, सीधे 9 लाख ही आएगा, 5 सालों में राइट ऑफ करना था तो एसएलएम मेथड से, और गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएल, कितना? और डेप्रिसिएशन को आप ट्रांसफर कर दें पीएल में। देखो ना, फिर 7 लाख माइनस हो जाएगा, फिर यहां से डेप्रिसिएशन हो जाएगा 9 लाख। फिक्स एसेट को खत्म कर दिया, देखो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट माइनस हो गया है, और उसी तरह राइट ऑफ हो गया है आपका 2, तो बचा कितना? 6, और ये आ गया 32। देखो नेट इंपैक्ट कितना आया? 26, और यहां पर कितना है? 26। अल्टीमेटली द नेट इंपैक्ट विल बी द सेम। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों मेथड समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों से आपका अल्टीमेट रिजल्ट सेम आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब मुझे कराने की जरूरत आपको नहीं है, वो आप खुद कर लेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हटा रहा हूं इसको, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है संतोष लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट, संतोष लिमिटेड को एक ग्रांट मिली है 8 करोड़ की गवर्नमेंट से, बैकवर्ड एरिया में बिजनेस स्टैब्लिश करने के कारण। ठीक है ना?
आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज डिविडेंड। अब इसमें से कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड 2 करोड़ का, ये हम होमवर्क दे दे रहे हैं आपको। ऑल्सो संतोष लिमिटेड रिसीव्ड लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट और नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, क्योंकि कंपनी कहती है हम इसको शो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए तो ये फ्री में मिला है और हम लोग ना फिक्स एसेट एक्विजिशन कॉस्ट पर नोट करते हैं, यहाँ पर तो हमको कुछ भी नहीं देना पड़ा तो हम इसको शो भी नहीं करेंगे। तो अब आप बताइए कंपनी सही बोल रही है या गलत? सर बिल्कुल गलत बोल रही है, बिल्कुल गलत बोल रही है कंपनी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी वहां पर उस केस में तो हमने कहा था नॉमिनल वैल्यू पर दिखा दो, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए पर, ताकि लोगों को पता तो चले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर कंपनी के बारे में सही बारे में तो पता कर सकें। In the light of yes, whether the treatment of both the grant is correct। पहली चीज तो ये होता है कि अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई ग्रांट दिया है, चलो मैं बताऊं या ना बताऊं, चलो मैं बता ही देता हूं। अगर गवर्नमेंट ने आपको बैकवर्ड एरिया में बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए ग्रांट दिया है तो इसका मतलब गवर्नमेंट वांट्स यू टू हैव अ एसेट, means government don't want to give you the grant for the purpose of distributing it as a dividend। बिल्कुल नहीं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती जब तक कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कंपनी लॉ में साफ साफ कहा है कि डिविडेंड वहां से दिया जा सकता है जहां पर गवर्नमेंट ने इस बिहाफ पर कोई गारंटी दी हो, वहां पर सब्सिडी नहीं मिलती। डिविडेंड के लिए कभी कोई सब्सिडी नहीं मिलती, मेरी बात ढंग से समझें। कंपनी लॉ जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया कि डिविडेंड कहां से दिया जा सकता है, तो कंपनी अपने ओन रिसोर्सेज से दे सकती है, करंट ईयर के पीएल से दे सकती है, पास्ट ईयर के पीएल से दे सकती है, या गवर्नमेंट के पास एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, या तो गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन होता है गवर्नमेंट से मिलने वाले कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि गवर्नमेंट से मिलने वाले अमाउंट से, बशर्ते गवर्नमेंट ने इस बिहाफ पे कंपनी को गारंटी दे रखी हो कि आपके पास अगर डिविडेंड के लायक पैसा नहीं रहेगा तो हम आपको मिनिमम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इतना अमाउंट देंगे। तो केवल डिविडेंड उस अमाउंट से जहां गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं बैकवर्ड एरिया में बिजनेस स्टैब्लिश करने जा रहा हूं और गवर्नमेंट ने हमको ग्रांट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि डिविडेंड के लिए दिया, डिविडेंड के लिए नहीं दिया मेरे भाई, जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। तो उस केस में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि डिविडेंड जो मिला उससे हम ग्रांट जो मिला उससे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और दूसरा, फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर लैंड मिली है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको शो नहीं करेंगे, वी विल शो इट एट अ नॉमिनल वैल्यू। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द सेम। याद रखेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज आप कंडीशन का अगर वायोलेशन करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट ग्रांट वापस हो जाएगी, आपको रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, it should not be available for the purpose of distribution of dividend, and in the second case, even if the company has not spent money for the acquisition of land should be recorded in the books of account at a nominal value. The treatment of both the elements of the grant is incorrect in the light of accounting standard 12. तो दोनों जगहों पर कंपनी ने गलत किया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, मुझे होमवर्क आपको देना था लेकिन मैंने तीसरा क्वेश्चन भी आपका खत्म करवा दिया। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, आगे की बात करेंगे, कुछ नए पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे और होप सो कि आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और जब आप नेक्स्ट सेशन में बैठे ना तो पूरा कंसंट्रेट करेंगे और ये सेशन ढंग से पढ़ करके आएंगे। जब आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सेशन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई पॉइंट या टॉपिक नहीं समझ में आया है तो वापस जाएं, पीछे जाएं और उसको ढंग से समझने की कोशिश करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।